एडमिशन का एक न्यू वैरायटी कराने के बाद आज मैं आपके लिए फिर से एक न्यू वैरायटी लाया हूं। आज से हमारा एग्जाम्पल का थोड़ा हाई लेवल, स्लाइड हाई लेवल में शुरू कर रहा हूं। यानी आज गाड़ी को तीसरे गियर में लाया जा रहा है। आपका ये थर्ड एग्जाम्पल शुरू करने के लिए हम लोग पहले डिस्कस करेंगे और आज न्यू वैरायटी क्या है वो पहले हम चर्चा करके फिर एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। चलिए शुरू करते हैं स्टूडेंट्स। एक बार मैं आपके सामने पढ़ के समझा के आपको समझा के देता हूं क्वेश्चन और उसके बाद एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। द फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ सागर एंड यश शेयरिंग प्रॉफिट लॉस 1:2। एक यश और सागर नाम का लड़का था, दोनों पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे थे। उनका ओल्ड रेशियो था 1:2। अब उसकी लास्ट ईयर की यानी एडमिशन न्यू पार्टनर के एडमिट करने के पहले की उसकी बैलेंस शीट गिवन है। तो बैलेंस शीट है 31 मार्च 2021। ओके क्लियर यहाँ पे। अब आगे देखते हैं क्या क्या उसके पास एसेट्स है और क्या क्या लायबिलिटी है एडमिट करने के लिए। देखिए पहले एसेट्स पे देखते हैं। फर्नीचर है, प्लांट एंड मशीनरी है, बिल्डिंग है, बिल रिसीवेबल है, सन्ड्री डेटर्स है। ये सब एसेट अपने को पता है कौन कौन सी है। इसमें से फर्नीचर फिक्स एसेट है, प्लांट एंड मशीनरी फिक्स है, बिल्डिंग फिक्स है, बिल रिसीवेबल करंट है, सन्ड्री डेटर्स भी करंट है। अब ये दोनों कौन होते हैं? ऐसे कस्टमर जिनसे उधारी लेना बाकी है। कैश इन हैंड अपनी लिक्विड एसेट है और स्टॉक दिया है, स्टॉक बोले तो क्लोजिंग स्टॉक। ये सारी रेगुलर एसेट्स है जो हमने पिछले दो एग्जाम्पल में देखा। अब आते हैं लायबिलिटीज में। देखते हैं इंटरनल लायबिलिटी कौन सी है और एक्सटर्नल कौन सी है। सागर्स कैपिटल ये फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी है, ओनर का पैसा है तो ये सागर के अकाउंट में जाएगा। यश कैपिटल, अब यश सागर ने 1.5 लाख रुपए लगाए हुए हैं और यश ने 2 लाख रुपए लगाए हुए हैं, ठीक है। रिजर्व फंड दिया है 9,000 रुपए का, ये ओल्ड पार्टनर को ओल्ड रेशियो से बांट देना। सन्ड्री, अब यहां तक जो 3 दी हुई आपको ब्लू हैंडराइटिंग में, वो सब इंटरनल लायबिलिटी है, फर्स्ट पार्ट लायबिलिटी। अब नीचे आओ, सन्ड्री क्रेडिटर्स ये क्या है? एक्सटर्नल लायबिलिटी है, यानी सप्लायर से जो उधारी लिया होगा अपन ने उसको क्रेडिटर बोलते हैं, आपको पता है। लोन फ्रॉम शिव, अब क्या हुआ, इनका सागर और यश का एक फ्रेंड था शिव, उसने अपने फ्रेंड से लोन लिया है। अब फ्रेंड से लोन ले या मामा के बेटे से लोन ले, ओनर को छोड़ के बाहर वाला ने, ये इट इज एक्सटर्नल लायबिलिटी जस्ट लाइक क्रेडिटर्स। तो लोन किससे भी ले अपने को मतलब नहीं है, पर्सन हो या आर्टिफिशियल पर्सन हो, बैंक हो या पर्सन हो या शिव हो, तो भी वो कर्जा बाहर का ही कर्जा गिना जाता है। क्लियर पिक्चर? तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट, अब बैंक से ओवर विड्रॉ किया हुआ है तो ये भी एक्सटर्नल लायबिलिटी, भले टेम्पररी है लेकिन लायबिलिटी बाहर की है। ओनर को छोड़ के बाकी सब कर्जा क्या होता है? बाहर का। फिर वो सेकंड पार्टी भी होता है और थर्ड पार्टी भी, यानी यानी सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड की बात कर रहा हूँ। सेकंड पार्टी भी तो सिक्योर्ड और थर्ड पार्टी भी तो अनसिक्योर्ड की बात हो रही है। अब जो मेन मुद्दा है, मेरे पास जो आज का नया केस आया हुआ है एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए, इन्होंने वर्कमैन कंपनसेशन फंड रखा है। देखो वर्कर्स प्रोविडेंट फंड होता था तो शूट में मैं इसको एक्सटर्नल लायबिलिटी कम करता, क्योंकि वर्कर्स प्रोविडेंट फंड क्या होता है मालूम आपको? वर्कर की सैलरी में से जो हर महीने काटते ना अपन सैलरी का कुछ हिस्सा जो अपने पास जमा रखते हैं उसको बोलते हैं वर्कर्स प्रोविडेंट फंड। और वो पैसा वर्कर का होता है, इसलिए ओनर के लिए वो कर्जा है, बाहर का कर्जा, क्योंकि वर्कर ओनर थोड़ी ना है, वर्कर तो एम्प्लॉय हो ना। तो इसलिए अगर वर्कर्स प्रोविडेंट फंड होता था तो नॉर्मल ये एक्सटर्नल लायबिलिटी जैसी होती है वैसा होता था। लेकिन यहाँ पे है वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अभी होता क्या है इसको पहले समझाऊंगा, 2 मिनट खर्चा करूंगा, 2 का 3 की नहीं करूंगा, समझ लो पहले क्या होता है। जब भी कोई बड़े बड़े फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं तो वर्कर के सेफ्टी के लिए ऑर्गेनाइजेशन पहले ही कुछ एक फंड रख देता है, काय के लिए कि अगर कल को वर्कर को काम करने के दौरान कुछ हो गया तो उसको कंपनसेट करना पड़ता है। जैसे एग्जांपल, अभी मेरे पास एक फैक्ट्री में वर्कर काम कर रहा है, मैं पार्टनरशिप फर्म चला रहा हूं। अब वर्कर मशीनरी में हाथ चले गया उसका, अब हाथ चलेगा मशीनरी का तो उसका जो हॉस्पिटल का खर्चा है या जब तक वो रेस्ट करेगा उसको घर वालों को पगार वगार सब मेरे को देके देना पड़ेगा, क्योंकि मालक हूं मैं, लेबर एक्ट कहता है ये। तो उनके लिए मेरे पास उस टाइम पे फंड भी तो होने को ना, तो उसमें क्या होता है, उस फंड के लिए मैं पहले से ही एक फंड बना देता हूं कि अगर कल को ऐसा कुछ अनएक्सपेक्टेडली वर्कर के साथ हैपन होता है, कुछ भी अनहोनी होती है, तो मेरे पास पहले ही फंड होना। और वो फंड के लिए मैं पहले जो फंड बनाता हूं उसको बोलते हैं वर्कमैन कंपनसेशन फंड। अब ये एक्चुअली जनरली यूज कब होता है?
जब वर्कर के साथ कुछ तो भी अनएक्सपेक्टेडली हैपन होता है, यानी कुछ अनहोनी होती है, यानी वर्कर का बिल्डिंग से कूद गिर गया, या फिर कूद नहीं गिर गया, या फिर मशीन में हाथ चले गया, या इन शॉर्ट लेबर एक्ट कहता है जो भी वर्कर को काम करने के दौरान कुछ भी हुआ पूरा कंपनसेट कौन करेगा? एम्प्लॉयर, यानी दुकान, तुम्हारा मालिक या दुकान, बात एक ही होती है। तो उसके लिए ये सेफ्टी के लिए पैसा पड़ा होता है, उसको बोलते हैं वर्क्समैन कंपनसेशन फंड। अब उन्होंने बिजनेस के अंदर ये पैसा जमा रखा हुआ था 15,000 रुपए की, वर्कर को कुछ हुआ तो इसमें से पैसा पड़ा उन दो, कुछ हॉस्पिटल खर्चा आ गया है, उस टाइम पे पैसे वैसे रहे नहीं तो ये यूज कर लेंगे अपन। अब अगर यहां पे मुझे एडमिशन करना है तो सबसे पहला क्वेश्चन है ये कौन सी लायबिलिटी है सर? तो अगर यहां पे फर्म को मैं डिसॉल्व करता था, क्या करता था? दुकान बंद होती थी तो मैं इसको एज ए इंटरनल लायबिलिटी मानता था, क्योंकि वर्कर का ये कंपनसेशन फंड हमने रखा था। अब दुकान बंद ही होंगी पूरी तरह तो अब क्या यूज होगा? मालक को बांट दो, मालक का पैसा ही है। जैसे रिजर्व फंड है ना, वैसे ये भी एक फंड मालक का पैसा था। तो अब जब दुकान ही बंद हो रही पूरी तो हम अभी क्या रखेंगे? तो हम ये मालक को बांट देते थे, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करते थे। लेकिन ये रिकंस्टिट्यूट वाला केस है, यहां बिजनेस कंटिन्यू चल रहा है। चल रहा, नहीं चल रहा? अरे भाई, न्यू पार्टनर होने के आने के बाद भी तो कंटिन्यू वही दुकान चलेगी ना, मानते हो कि नहीं मानते हो? तो इसलिए इसको मैं एज ए एक्सटर्नल लायबिलिटी मान के डायरेक्ट न्यू बैलेंस शीट में लेकर आ रहा हूं, क्योंकि ये फंड होना जरूरी है। ये फंड को मैं डिस्चार्ज कब करता बताओ? जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता। यहां पे डिसोल्यूशन नहीं कर रहे, उल्टा एडमिट कर रहे हम लोग। बिजनेस आगे भी कंटिन्यू चलेगा तो ये फंड तो आगे भी यूज होगा ही होगा। तो दैट्स व्हाई इट इज कंसीडर्ड नाउ एज एक्सटर्नल लायबिलिटी, जस्ट लाइक माय क्रेडिटर्स, लोन फ्रॉम शिप और बैंक ओवरड्राफ्ट। तो ये भी डायरेक्ट उठा के न्यू बैलेंस शीट में लेके आना। सारी एक्सटर्नल लायबिलिटी हम कहां लेके आते हैं? न्यू बैलेंस शीट में। सारी इंटरनल लायबिलिटी हम कहां लेके आते हैं? ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। यहां तक क्लियर हो गया होगा होपफुली। आगे बढ़ता हूं। तो लायबिलिटी में से एक नया हेड मिला देखने को, तो इसको मैं हाईलाइट करना चाहूंगा ताकि आपको प्रॉपर समझे कि हम लोग किस चीज की बात कर रहे हैं। हाँ, आगे। ऑन 1 अप्रैल 2021 ये शुभ मुहूर्त है जिस दिन न्यू पार्टनर एडमिट हो रहा है। देखते हैं न्यू पार्टनर कौन है? आदित्य। कौन है? आदित्य एडमिटेड फॉर 1/6 शेयर। कितना ब्रो? ये क्या है? उसका फ्यूचर प्रॉफिट है। ये न्यू रेशियो है उसका, किसका? न्यू पार्टनर का, 1/6। अब देखो, पहले आदित्य के आने के पहले ये 3 हिस्से बांट रहे थे। 3 में से एक हिस्सा ले रहा था घड़ी सागर और 2 हिस्से ले रहा था यश। बराबर कि नहीं? अब इन्होंने क्या कर दिया? न्यू पार्टनर आने के बाद बोलते हैं हम 6 हिस्से करेंगे और 6 में से एक हिस्सा ही देखो देंगे आदित्य, बाकी 5 हिस्से कौन लेंगे? तो 5/6 जो बाकी 5 हिस्से बचेंगे वो लेंगे सागर और यश। अब सर क्या आज आप न्यू रेशियो निकालने वाले हो? तो आज के सेशन में न्यू रेशियो काम आने वाला है। पूछो क्यों? आगे एडजस्टमेंट पूरी पढ़ा दूं, उसके बाद बताऊंगा क्यों। हाँ, यहां तक नॉर्मल है। आगे ही पेड। अभी यानी कौन? जब न्यू पार्टनर आता है तो 2 चीजें लाता है, गुडविल अपने हिस्से के लिए, और जो चालू दुकान का उसका फायदा मिल रहा वो ओल्ड पार्टनर्स के लाता है गुडविल का पैसा। गुडविल का पैसा, गुडविल नहीं, गुडविल का पैसा। हाँ, ही पेड 2 लाख रुपीज एज कैपिटल। ठीक है, एंड ये एंड देकर 2 एडजस्टमेंट को मर्ज किया गया है। एंड 45,000 एज इज गुडविल इन द फॉर्म ऑफ कैश। हाँ, गुडविल ऑफ द फर्म इन कैश। तो यानी दुकान के लिए वो 45,000 रुपए गुडविल ला रहा है और क्या ला रहा है बताओ? 2 लाख रुपया अपने हिस्से का कैपिटल आ रहा है। अब आदित्य बहुत ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ व्यक्ति है। पूछो क्यों? वो पहले के 2 किस्से जो हुए वो डफर थे। कौन थे? क्यों डफर थे बोलो? क्योंकि उनको दिमाग नहीं था कि क्या बोलना क्या नहीं बोलना। भाई अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। हक के लिए लड़ने के लिए पहले बोलना जरूरी है, और आज आदित्य ने वही काम किया है। देखो कैसे। देखो अब मैं आपको इसके संबंधित की बात कर रहा हूं। न्यू एडजस्टमेंट है, एडजस्टमेंट नंबर 7 और एडजस्टमेंट नंबर 3। अब इसके ऊपर
मैं डायरेक्ट अब ये वाली एडजस्टमेंट में 1 पढ़ा के डायरेक्ट 7 पे आता हूं क्योंकि कनेक्टेड है। अब क्या हुआ, जब मैं तीनों को अपने ऑफिस में बिठाया था न्यू पार्टनर को एडमिट करने के, तीनों ने कौन, सागर, आदित्य और यश। तो आदित्य बहुत सुलझा हुआ था, उसको दिख गया कि ये तो मेरे साथ ठगी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? क्योंकि इसने ओल्ड बैलेंस शीट इवेल्युएट की थी। कोई भी न्यू पार्टनर ऐसे आके बंद करके नहीं आता, वो अनाज खा रहा है, घास नहीं खा रहा, दिमाग उसको भी दिया भगवान ने इवेल्यूएशन करने के लिए। तो कोई भी न्यू पार्टनर शशांक आएगा तो एडमिट होने के लिए पहले वो अपने पीछे का सब कुछ देख, चिट्ठा देख के आएगा ना, भाई बिजनेस कितना चल रहा कि नहीं चल रहा, जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बराबर कि नहीं भरत। तो यहाँ पे अब उसने दिमाग खेला और वो दिमाग से एक नई एडजस्टमेंट नंबर 7 क्या बोल रहा है आपके साथ साझा कर रहा हूं, समझो डिस्कशन। देखो इसका बोलना क्या है, संतुष कह रहा हूं। वो बोल रहा था देखो इनकी बैलेंस शीट सामने सामने, कोई चीज छुपी नहीं है। सागर ले रहा है एक हिस्सा और यश ले रहा है 2 हिस्से। अब सागर को दिमाग था कि नहीं पता नहीं मुझे, लेकिन मेरे को दिमाग है। सर आप देखिए पिछला इनका पूरा सिनेरियो गलत है। मतलब क्यों? सर देखो इन्होंने कैपिटल के हिसाब से बांटा हुआ नहीं है रेशो, वो मेरा मुद्दा नहीं है, हटाओ बाजू में करो। लेकिन सर मेरे को इतना समझ रहा कि इन लोगों के जितना मैं कैपिटल ला रहा हूं अपना और मेरे को इतना कम हिस्सा दे रहे, सर ये तो नाइंसाफी है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, मेरे को उन्होंने बोला, किसने, न्यू पार्टनर, नाम क्या है, आदित्य ने बोला कि जितना भी जिसका भी न्यू रेशो आएगा उस हिसाब से नया कैपिटल होना चाहिए, अमाउंट ऑफ न्यू कैपिटल काट छाट के। और अगर कम होती है किसी पार्टनर से तो लो, और ज्यादा होता है मैं खुद बोलूंगा ओल्ड पार्टनर को। तो वो बोल रहा कि मेरा न्यू रेशो और न्यू कैपिटल कंपेयर करके ओल्ड पार्टनर्स का न्यू रेशो से उनका कैपिटल अकाउंट एडजस्ट किया जाए, ऐसा मुझे डिमांड आ गया। अब अगर न्यू पार्टनर डिमांड कर रहा है तो मुझे अब करना ही पड़ेगा, तो इसलिए ही न्यू रेशो काम का है। अब यहां पे समझाने के लिए इसको मैं आपको अच्छे से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान दे। देखो मैं किस चीज की बात कर रहा हूं, अब आपको समझ में आ जाएगा। यहां पे देखो सबसे पहले हम यहां पे इनका न्यू रेशो निकालेंगे। अब डबल मेहनत नहीं करते, पहले न्यू रेशो निकालो, फिर उसके बाद हम बात करते हैं। अब सर न्यू रेशो दिखाना कहाँ है, तो अब देखो यहाँ पे जब तुम एग्जाम्पल सॉल्व करोगे ना, तो एग्जाम्पल के नीचे फेयर में न्यू रेशो निकालना है तीनों का। अब कैसे निकलेगा सर, देखो इधर सबसे पहले आप लोग प्रोफार्मा में क्या बनाओगे, पहले लिखना इन द बुक ऑफ फर्म जो भी है। अब यहाँ पे मैं रिवैल्यूएशन को प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट बोल रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ है कि रिवैल्यूएशन का दूसरा नाम क्या है, पेपर में कभी कभी आपको आता है एडजस्टमेंट अकाउंट बनाओ, कभी आता है रिवैल्यूएशन अकाउंट। सर जितने भी एग्जाम्पल आपने बना के दिया इसमें लिखा हुआ कुछ नहीं था, मेरा पेपर में आता है, डोंट वरी अबाउट इट। मैं यहाँ पे भी लिख के दे सकता प्रिपेयर, ऐसा पहले एग्जाम्पल में लिख के दिया था क्वेश्चन में, यहाँ पे था। अभी फिलहाल मैं क्यों दे रहा नहीं हूँ, क्योंकि अभी मेरा मेन फोकस किस पे, कंसेप्ट पे। तो जो लेजर पूछे पहले वो बना देना, और सारे लेजर में से कौन से लेजर कंपलसरी पूछूंगा। सुनो पहला पूछूंगा रिवैल्यूएशन। अब आज मैंने नाम चेंज कर दिया, क्या बोल दिया उसको मैंने, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट। हाँ, हैविंग 2 साइड, डेबिट साइड और ये एक लेजर अकाउंट है। दूसरा अकाउंट बनाना सागर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर का। तीसरा बनाना यश कैपिटल अकाउंट। चौथा बनाना न्यू पार्टनर, कौन है, आदित्य कैपिटल अकाउंट। हाँ, और न्यू बैलेंस शीट इतना कंटेंट कंपलसरी होता है। इसके बाद जो अपन यहां करो कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट, गुडविल अकाउंट, ये 2 लेजर अकाउंट सिलक बना रहे थे, वो अब वर्किंग नोट बन जाएगी। तो उसके पहले आपको यहां पे न्यू रेशियो दिखाना है। पूछो क्यों, क्योंकि वो वर्किंग नोट नहीं है, वो आपका फेयर वर्किंग है, उस पर मार्क्स रहेगा। अगर न्यू रेशियो का काम पड़ेगा तो न्यू रेशियो आपको शो करना ही है। तो अब यहाँ पे बैलेंस शीट के प्रोफार्मा बनाने के बाद नीचे फटाफट यहाँ पे लिख दो न्यू रेशियो हम वर्किंग करेंगे, उसके नीचे हम बनाएंगे 2 लेजर ने, 3 बनेंगे आज। वो 3 क्यों बनेंगे उसका भी एक सस्पेंस है, आगे आपसे बात करता हूं। पहले बताओ यहां जितना मैंने पढ़ाया सबको समझ में आया, तो यहां पे लिखो न्यू रेशियो
टू कैलकुलेट न्यू रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स। ठीक है, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स। अब पहले फॉर्मूला क्या है, तो न्यू रेशियो इज इक्वल्स टू ओल्ड रेशियो माइनस इनटू, है ना, इनटू बैलेंस ऑफ वन। अब बैलेंस ऑफ वन नहीं बोलते इसको, एग्जैक्टली क्या है ये, न्यू रेशियो ऑफ ऑल पार्टनर्स जो बना, लेकिन अपन को लिखना है यहां पे बैलेंस ऑफ वन है। हाँ, अब यहां पे सबसे पहले दिखाओ किसका, सागर का। अब सागर आदित्य के आने के पहले उनका ओल्ड रेशियो क्या था, 1/3। क्या समझा आपको, 3 में से एक हिस्सा उसको मिल रहा था। अब न्यू पार्टनर आने के बाद 6 हिस्से हो रहे, 6 में से एक हिस्सा तो आदित्य लेके बैठ गया, बाकी दोनों के लिए यानी सागर और यश के लिए कितना छोड़ा, 5। तो उसका न्यू रेशियो आया, बैलेंस ऑफ बनाया 5:6। अब मल्टीप्लाई होता है बीच में, तो क्या होता है, सीधा सीधा मल्टीप्लाई होता है, 1 5 जा 5 और 3 6 जा 18, तो 5/18 यानी 18 हिस्से करेंगे, तो यहां पे न्यू रेशियो आया सागर का 5। 18 में से 5 हिस्से सागर लेके बैठा हुआ है, 18 में से। हाँ ठीक है, क्लियर, क्योंकि पॉइंट में आंसर नहीं आता इसलिए तीनों का रेशियो कन्वर्ट किया हमने। अब यहां पे दूसरा रेशियो बनेगा यश का। सबको न्यू रेशियो बनाने आ गया, पीछे के प्रीवियस सेशंस में मैंने इसकी प्रैक्टिस ली हुई है आपको। अब बताओ, आदित्य के आने के पहले टोटल हिस्से कितने बट रहे थे, सॉरी टोटल हिस्से 3 थे, 3 में से 2 हिस्से ही लेके बैठा था, 2:3। अब न्यू पार्टनर आने के बाद उसने अपने हिस्से छोड़ के बाकी दोनों के लिए कितना छोड़ा था, 5/6। ये कैसे है समझा आपको, तो यहां पे आएगा 2 10 जा 2 5 जा, सीधा सीधा मल्टीप्लाई करो, 10 और 3 6 जा 18। कितना है यहां पे, यश ले रहा है 10 हिस्से 18 में से। अब बताओ 15 तो यही होंगे, बाकी बच्चे कितने, 3, तो नए पार्टनर के 3 ही होंगे पक्का, लेकिन फिर भी दिखाना पड़ता है यहां पे कौन है, आदित्य। आदित्य न्यू रेशियो कितना आएगा, अब देखो इनका सेक्रीफाइस कितना है दोनों का, 3, तो यहां पे 3/3 कर देना, और इसका न्यू रेशियो था 1/6, ये गिवन ही आपको क्वेश्चन में, तो आएगा 3 1 जा 3 और 3 6 जा 18, तो रेशियो आया 5:10:3। तो न्यू रेशियो मैंने निकाल के दिया आता उनको। अब आदित्य भड़क गया, बोला सर ये तो बेईमानी हुई, देखो ना आप खुद देखो ना। बोला आदित्य तो ऐसे क्यों मेरा बेईमानी हुई है, बोला सर आप देखो उनकी ओल्ड बैलेंस शीट के देखो, 2 लाख रुपए घड़ी में भरा हुआ है। क्वेश्चन कहां था, सॉरी 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 सॉरी, हाँ यहां से ना हमारा क्वेश्चन आंसर, 2 लाख रुपए यश ने भरे हुए और 1.5 लाख रुपए सागर ने भरे हुए, वो 5-10 दे रहे, मेरे को 3 दे रहे, मैं पागल हो गया। मिला आदित्य पैनिक मत हो, कुछ क्यों, अभी ये आंकड़ा चेंज होगा, सब काटापीटी प्लस माइनस करके रिवैल्यूएशन करने के बाद जितने ये उनका रिजर्व फंड जो उनका रिटेन प्रॉफिट है उनको बेचकर ये आंकड़ा चेंज होगा, बराबर कि नहीं। तो अभी हम कंक्लूजन आते नहीं, लेकिन उसने बोला डिमांड कर रहा हूं सर आपको, मैं अपील कर रहा हूं, आपको रिक्वेस्ट पूरी करनी पड़ेगी, एज ए पार्टनर मैं भी यहाँ पे हूँ ना। बोला मेरा न्यू रेशो लो और मेरा न्यू कैपिटल लो और उनका न्यू रेशो कंपेयर करेंगे। अब यहाँ पे देखो क्या करना है, सुनो बच्चा लोग, अब यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूँ, हिंट पहले ही, फिर बाद में नहीं बोला सर ने पढ़ाया नहीं, सर आपको पढ़ाते पूरा है, लेकिन आप कॉन्सेंट्रेशन कितना करते हो इट्स अप टू यू नाउ। उसने बोला सर देखो मेरे को कितने हिस्से है, एक मिनट, न्यू पार्टनर रेशियो कितना ला रहा है, न्यू पार्टनर का कैपिटल
2 लाख मत करो, वहां पे 1,20,000 करो। प्रिंटिंग मिस्टेक है यहाँ पे, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा, इसलिए बोल रहा हूं। क्या करते हैं इंटर्न्स, बच्चे लोग, एक माइनर छोटा सा करेक्शन है। न्यू पार्टनर जो गुडविल ला रहा है, सॉरी कैपिटल का पैसा ला रहा है ना, वो 1,20,000 है, क्योंकि आंसर पॉइंट में आएगा। पहला एग्जांपल है, मैं आपको ट्रबल नहीं देना चाहता हूं इसलिए। यहां पे 1,20,000 चाहिए, ओके। हाँ, अब आदित्य मुझसे डिमांड कर रहा था, देखो 1,20,000 रुपए मेरा कैपिटल आ रहा है। क्वेश्चन में करेक्शन हो गया, 1,20,000 रुपए मेरा कैपिटल मुझे आप दे रहे हो, मानता मैं, मान्य करता मैं। उसके बदले में मुझे आप दे रहे हो 3 हिस्से। तो मैं आपको बोल रहा हूं मेरा कैपिटल एज अ बेस लेकर, न्यू रेशियो बेस लेकर, ओल्ड पार्टनर का कैपिटल भी उतना ना चाहिए उनके रेशियो से हिसाब से। उसको बोलते हैं द कैपिटल अकाउंट ऑफ old partners is adjusted as per the new ratio and new capital of the new partner। इस एडजस्टमेंट का वैरायटी का नाम है। सर समझा नहीं मैं, देखो इधर पे, वो बोल रहा है सर देखो मेरे को 1,20,000 रुपए मैं कैपिटल दे रहा हूं, मानते हो कि नहीं? हाँ देखो यहां पे लिख रहा हूं मैं आदित्य's कैपिटल, यहां पे एक वर्किंग कर रहा हूं। ये वर्किंग चाहो तो आप भी लिख सकते हो, लेकिन फेयर में नहीं करके आए तुम चलता, करके आए तुम चलता। देखो आदित्य's न्यू कैपिटल कितना है? अब देखो आदित्य का नया कैपिटल कितना है? 1,20,000। अरे कैपिटल का कितना है उसका? 1,20,000 है ना क्वेश्चन में। अब 1,20,000 रुपए देकर बिजनेस को मेरे को दे रहे ये लोग 3 हिस्से। कितने दे रहे? 3 हिस्से, यानी एक हिस्सा कितने का? 40 का। अरे एक हिस्सा कितने का? यानी 1:40,000। ये कैसे आया समझा क्या आपको? अब अगर मेरे लिए 40,000 रुपए का एक हिस्सा है तो सभी के लिए 40 का एक हिस्सा होना चाहिए। पार्शलिटी नहीं, जस्टिस होना चाहिए, बराबर की नहीं, इक्वलिटी चाहिए। लॉ इज ऑलवेज मेड फॉर जस्टिस। अगर मेरे को 40,000 का एक हिस्सा दे रहे तो उनके लिए भी एक हिस्सा 40 का है। तो सर अभी 40,000 रुपए का अगर मेरा एक हिस्सा है तो अगर सागर का अगर 10 हिस्सा बन रहा है, न्यू रेशियो कितना है? 10 हिस्सा, तो सागर न्यू कैपिटल कितना चाहिए? 5 है, सागर का 5 है, ठीक है, सागर का 5 हो गया। अगर सागर न्यू हिस्सों में 5 हिस्से ले रहा है, सबको दिख रहा है आपको? तो अगर एक हिस्सा 40 का है तो वैसे ही अगर 5 हिस्से की बात करूं मैं तो 5 हिस्से 2 लाख रुपए के होने चाहिए। यानी सागर का काट साट के न्यू कैपिटल 2 लाख रुपए रखो। ज्यादा आएगा काट साट के तो वापस देंगे, और कम आएगा तो लेंगे। वैसे ही अब यश का देखते हैं। अब यश ये कैसे है समझा आपको क्लियर? यानी ओल्ड पार्टनर का न्यू पार्टनर का न्यू कैपिटल और न्यू रेशियो से कंपेयर करके हम ओल्ड पार्टनर्स का न्यू कैपिटल पहले ही फिक्स कर दे रहे हैं, इसलिए ही सिर्फ न्यू रेशियो आज काम में आएगा, बस बाकी और कोई काम नहीं इसका। अब यहां पे यश का देखते हैं। अब यश, सर यश अगर न्यू आफ्टर एडमिशन 10 हिस्से ले रहा है, कितने ले रहा है? तो अगर मेरे लिए एक हिस्सा 40 का तो सबके लिए एक हिस्सा 40 का, मानते हो कि नहीं? अब जब 40 का एक हिस्सा है तो सागर यश के लिए भी 40 का, कोई वो ऊपर सुना है। तो अगर यश के लिए भी एक हिस्सा 40 का है तो अगर वो 10 हिस्से लेके बैठा हुआ है तो उस हिसाब से तो सर इसका न्यू कैपिटल जो है वो 4 लाख आना चाहिए। अब आप देख लेना, अगर ज्यादा आया तो उसको दे देंगे वापस, कम आया तो उससे लेना इन द फॉर्म ऑफ कैश। इसको बोलते हैं, बोलो क्या? हाँ, इसको बोलते हैं, ये न्यू वैरायटी सुनो लिखा हुआ है, पढ़ो। द कैपिटल अकाउंट ऑफ ऑल पार्टनर्स to be adjusted in new profit sharing ratio by taking new partner total capital as base and to be adjusted in cash। कम आया तो कैश में वापस दो, ज्यादा अगर सॉरी कम आया तो उनसे लो ओल्ड पार्टनर से, ज्यादा आया तो उनको वापस करो। समझा? यानी अब कायदे से अगर रेशो से कंपेयर कर रहे हैं हम तो इनका न्यू कैपिटल इतना आना ही चाहिए। किसका? सागर का और यश का।
न्यू पार्टनर का कैपिटल और न्यू रेशियो बेस बनाकर हमने ओल्ड पार्टनर का न्यू कैपिटल एडजस्ट किया, क्योंकि न्यू पार्टनर की डिमांड थी। और इसी सिर्फ एक रीजन की वजह से हमने क्या किया है, बोलो बच्चा लोग, न्यू रेशियो का आज निकाला है। बाकी न्यू रेशियो अब कहीं काम में आने वाला नहीं है, ये लास्ट में काम में आएगा सर। फिर वो रिवॉल्यूशन में जो प्रॉफिट एंड लॉस थे वो सब बंटवारा करना है, वो सब ओल्ड रेशियो से करना, जैसे करते आ रहे थे वैसा। ओके, तो आपने समझा। तो न्यू पार्टनर कितना लाया पैसा, 1,20,000, और उसने क्या किया, उसको 1,20,000 के बदले में न्यू हिस्से कितने मिले, 3, 18 में से 6 में से 1 मिला, 18 में से 3 ही होंगे ना। हाँ, अब 18 में से 3 मिले तो वो बोल रहा मेरा कैपिटल एडजस्ट करो, मेरा कैपिटल बेस बनाकर न्यू रेशियो से ओल्ड पार्टनर से कैपिटल उतना आना चाहिए। देखो उसने पता है किसकी वाट लगाई है, यश की। पूछ क्यों, उसको दिख गया था कि यश ज्यादा दे रहा पैसे और इसका इन्वेस्टमेंट कम है, जबकि तीनों एक्टिव पार्टनर है। ओके, क्लियर, समझा। चलो अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट देखते हैं। एडजस्टमेंट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी रीवैल्यूड एट ₹80,000। अब देखो पुरानी प्लांट एंड मशीनरी कितनी है, 1,00,000 की। अब न्यू मार्केट में वैल्यू लगाई तो 80 की हो गई, यानी क्या हुआ, 20,000 रुपए से क्या हुई, डेप्रीशिएट हुई। तो 20,000 रुपए अपना ये डेप्रीशिएट आएगा। नेक्स्ट है, हाँ अब है एडजस्टमेंट नंबर, न्यू कौन सा वैरायटी है, एडजस्टमेंट नंबर 3, फर्नीचर टेकन ओवर बाय मोहित। अब वो बोल रहा है सर ये दुकान की एक काउंटर था, उसको बहुत पसंद आया, कब से बोला था लू लू लू, अभी पूरा सब आखिर में सब कुछ हिसाब किताब कर ही रहे हो, तो भैया एक काम करो, एक मिनट। अब देखो एक न्यू वैरायटी यहां पे है, हाईलाइट कर रहा हूं उसको मैं अभी आपके सामने। फर्नीचर इज टेकन ओवर बाय यश एट ₹40,000। अब हुआ क्या, यश को दुकान का एक काउंटर था जो बहुत पसंद आ रहा था। अब पसंद आने की वजह से क्या था, कब से बोला था मैं लेके जाऊंगा, लेकिन क्या हुआ था, योग नहीं बन रहा था। लेकिन अभी जब सब कुछ नया सब हो ही रहा है, जब बिल फट ही रहा है, जब कंपेयर हो ही रहा है, तो क्यों उठा दिया जाए। तो दोनों पार्टनर से आपसी सहमति कर यानी दोनों रिमेनिंग पार्टनर से आपसी सहमति कर वो यश अब फर्नीचर का एक काउंटर जो है 40,000 रुपए में उठा दे रहा है। वो यानी वो फर्नीचर पड़ा था जिसकी वैल्यूएशन मार्केट अभी की तारीख में थी 45 की, लेकिन वो यूज किया हुआ था। तो यश ने बोला अब जब कुछ नया ही कर रहे हैं तो एक काम करो नया ही बना लेंगे, अभी कैपिटल तो आ ही रहा है, ओल्ड पार्टनर से पैसा आ ही रहा है तो बना देंगे नया, तो ये मेरे को दे दो काउंटर। तो उसने क्या किया, उसने फर्नीचर दुकान का फर्नीचर अपने पर्सनल यूज के लिए उठा दिया दुकान से। अब सर पर्सनल यूज कहाँ हुआ है, अरे उसने उठाया। अब यानी अब देखो 45 की फर्नीचर 40 में उठाया हुआ है उसने, बराबर की नहीं, वो लॉस प्रॉफिट देंगे बाद में, और दोनों पार्टनर माने भी है रिमेनिंग वाले। तो अब इसको बोलते हैं एसेट टेकन बाय ओनर। हाँ, अब यहाँ पे जब ये एसेट दुकान से अब ओनर उठा रहा है तो दुकान से तो ये एसेट जा रही ना, यानी ये एसेट डिस्चार्ज हो रही ना, और कोई भी एसेट या लायबिलिटी डिस्चार्ज करोगे तो उसका अलग से एक लेजर बनाओगे और उसको वहां से डिस्चार्ज करोगे। यानी अब फर्नीचर का बैलेंस शीट डालेगा, आप न्यू बैलेंस शीट में लेके आ रहे थे, अब यहाँ पे लेके आओगे नहीं। समझा आपको क्लियर, यहाँ पे कौन उठा रहा है अब ये, यश। समझा क्या मेरी बात को, कोई डाउट नहीं इसमें आगे। हाँ, अब इसका करना कैसा है वो सब जब लेजर बनाऊंगा तब आपको करा दूंगा मैं। RDD is to be maintained for ₹2,000। अब RDD है तो डेटर में से माइनस और दूसरा लॉस है, क्या है मेरा ये रेगुलर है, अपने प्रीवियस सेशन में भी किया हुआ है ये। डिस्काउंट अलाउड ऑन क्रेडिटर, अब क्रेडिटर हमें डिस्काउंट दे रहा है तो ये अच्छी बात है बुरी बात है। तो क्रेडिटर में से पहला इफेक्ट माइनस करना, एडजस्टमेंट ऑलवेज टू इफेक्ट्स, और दूसरा अब बताओ क्रेडिटर का होना अच्छी बात है बुरी बात है, तो प्रॉफिट क्या आएगा। बिल्डिंग इज टू बी अप्रिशिएटेड बाय 20,000, बिल्डिंग 20,000 से बढ़ी है तो ये भी नॉर्मल वाली एडजस्टमेंट है अपन ने किए हुए हैं। और क्या करूंगा, दो इफेक्ट, एक तो बिल्डिंग में प्लस बढ़ गया वैल्यू, और एसेट की वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है, तो क्या होगा मेरी आज प्रॉफिट, क्या है मेरा वो प्रॉफिट। तो रिवैल्यूएशन या प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट की क्रेडिट शब्द डालना। क्लियर पिक्चर। हाँ, अब यहाँ पे वर्किंग के तौर पे इतने लेजर तो आपने कंपलसरी बनाए होंगे, कौन से वाले, प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट इसको बोलते हैं, सागर्स कैपिटल, यश कैपिटल, आदित्यस कैपिटल। फिर बैलेंस शीट आपने बनाई होगी और उसके नीचे आपने
ये न्यू रेशियो बना के आप चाहो तो ये न्यू दिखा सकते हो, वर्किंग फॉर न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। क्या लिख सकते हो यहाँ पे, वर्किंग फॉर न्यू कैपिटल फॉर ऑल पार्टनर्स। हेलो, यहां पे आप वर्किंग फॉर कैलकुलेटिंग न्यू कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स। सबसे वन ऑफ देन भारी वैरायटी ये है जो मैं आपको करा रहा हूं आज। यह आपको समझ में आ गया, टेंशन मेरी खत्म। अब इसके नीचे आप दो वर्किंग नोट बनाओ। कौन कौन से बनाओगे, कैश अकाउंट और गुडविल अकाउंट, और एक बनाओगे फर्नीचर अकाउंट, क्योंकि अब यहां पे फर्नीचर भी यहाँ लिखो वर्किंग नोट। कैश अकाउंट का लेजर बनेगा। अब अगर क्वेश्चन में तुमको लेजर कैश अकाउंट बोला होगा बनाने के लिए, प्रिपेयर करो, तो आप कैश अकाउंट भी न्यू रेशियो से पहले दिखाना है। जो कंटेंट पूछा है पहले वो आपको शो करना है पहले, और जो नहीं पूछा है उसको नीचे एज अ वर्किंग नोट दिखा के आना। अब यहां पे आज कैश का बड़ा रोल है, क्योंकि न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट भी एडजस्ट करना है, इसलिए एक बनेगा गुडविल अकाउंट। गुडविल अकाउंट आप चाहो तो छोटा बना सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। पर्टिकुलर अमाउंट और एक बनेगा यहाँ पे फर्नीचर अकाउंट। जो भी एसेट लायबिलिटीज रिकंस्टिट्यूट करते वक्त यानी एडमिशन करते वक्त डिस्चार्ज हो रही है, यानी दुकान से मुक्त हो रही है, तो चाहे मार्केट में बेचो चाहे कोई भी पार्टनर ले, तो उसका एक लेजर अकाउंट खुलेगा। अब एसेट अकाउंट, फर्नीचर अकाउंट एक लेजर अकाउंट है। लेजर अकाउंट हैविंग टू साइड, डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड। चलिए शुरू करें आगे। देखिए अब पूरे रेडी है प्रोफार्मा। सबसे पहला काम हम क्या करते बोलो, बैलेंस शीट पूरी खाली करते हैं, है ना। पहले एसेट पूरी खाली करेंगे, यानी क्या करोगे, ओल्ड बैलेंस शीट से उठा के न्यू बैलेंस में लेके आओ। चलो पहली एसेट का नाम क्या है बोलो, फर्नीचर। लेकिन फर्नीचर डायरेक्ट लेजर बैलेंस में लेके आओ जिसका अकाउंट है, क्योंकि यहाँ पे फर्नीचर डिसॉल्व हो रही है। क्या हो रही है, डिसॉल्व। उठा रहा ना ओनर। अब यहाँ पे फर्नीचर का जो बैलेंस है वो फर्नीचर के लेजर में लेके आओ। अब तो एसेट ऑलवेज हैव, तो डेबिट में लेके आओगे यहाँ पे। अब फर्नीचर के अकाउंट में फर्नीचर के नाम से लेजर पोस्टिंग कभी होती, जिसका नाम लिखने की नौबत आए उसको लिखनी ओपनिंग बैलेंस यानी बैलेंस ब्रॉट डाउन। देखो मेन मुद्दा है समझाना। समझाना हो गया कि रफ्तार रफ्तार में आगे बढ़ते, टेंशन नहीं। फिर कितना है, 45,000। ठीक है। अब हाथों हाथ इसका एडजस्टमेंट निपटाओ। हाथों हाथ शूट में, देखो इधर, हाँ एकदम फास्ट, एक स्ट्रोक में आंसर करना पड़ता। देखो अब फर्नीचर यश उठा रहा, तो यश उठा रहा, तो पहले बात बताओ दुकान से फर्नीचर आ रही कि जा रही, और जो भी जाता है उसको अपन एंट्री में क्या करते हैं, डेबिट की क्रेडिट। कौन से रूल से, रियल से। व्हाट गोज आउट क्रेडिट, यानी एंट्री में फर्नीचर क्रेडिट होगा पक्का है। देखो रफली एंट्री करो, बिकॉज एडजस्टमेंट ऑलवेज हैव टू इफेक्ट। कौन से रूल से, रियल से। 40 की उठा रहे भाव। अब रिसीवर कौन है, ओनर ने उठाया ना, ओनर ने, तो ओनर बिकम अ रिसीवर, तो P1 से पर्सनल से, P2 या P1 से पर्सनल रूल से ओनर को करो डेबिट। अब कौन सा पार्टनर उठा रहा, तो यश कैपिटल अकाउंट के नाम से, उसके नाम से पोस्टिंग करना। ओके, एंट्री भी उसके नाम से होती ना। तो यहाँ पे रिसीवर कौन है, ओनर्स कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे कौन उठा रहा है, यश, तो यश बिकम अ रिसीवर, तो यहाँ पे यश कैपिटल अकाउंट को डेबिट करो। कौन से रूल से, पर्सनल से। तो इसकी एंट्री क्या होंगी बोलो,
इसकी एंट्री होंगी बाय यश कैपिटल अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर। किसको ये एंट्री नहीं समझी एक बार फिर से मुझसे पूछ सकता है। देखो दुकान से एक मालक फर्नीचर उठा रहा, तो मालक रिसीवर हुआ तो उसके कैपिटल को डेबिट किया पर्सनल रूल से, और दुकान से उतनी एसेट गई तो रियल से व्हाट गोज आउट क्रेडिट। जो भी जाता अपन अकाउंटिंग मालक की कर रहे, क्या अपन अकाउंटिंग कर रहे दुकान की, दुकान के हिसाब से नोटा ये गई ना फर्नीचर, कर दो क्रेडिट। जिसका एडजस्टमेंट जो हेड अब डाल रहे ना बैलेंस शीट से उठा के, उसको हाथ पर खाली करो। मैं बोलता हाँ ए बच्चा लोग इधर, अब ये बताओ क्या मेरे पास यश का कैपिटल अकाउंट है अवेलेबल, क्या फर्नीचर भी है, दो इफेक्ट कर दो। तो यश के कैपिटल के डेबिट साइड में अपोजिट नेम टू फर्नीचर अकाउंट, और फर्नीचर के 40,000 रुपए लिखो, हाँ, और फर्नीचर के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय यश कैपिटल अकाउंट। एक मिनट, अभी पिक्चर अभी हुई नहीं है। ये दो इफेक्ट क्रॉस इफेक्ट कैसे हुए, किसको नहीं समझा पूछ सकता है मुझसे। एक मिनट, समझा यहां पे क्लियर। अब तुम बताओ, अब जो भी देखो एसेट कोई भी डिस्चार्ज कर रहे हो सेम भाव से करो, सेम भाव यानी क्या, जो बुक वैल्यू है वो भाव से करो, या कम में करो या ज्यादा में करो, इसका जो भी बच रहा बैलेंस है वो सब रीवैल्यूएशन में डालो। पूछो क्यों, क्योंकि एसेट तुम या तो सस्ते में बेचोगे, या तो मुद्दल में, या तो ज्यादा में, तो इसका निकलेगा प्रॉफिट एंड लॉस करेंगे, और सारे प्रॉफिट लॉसेस कहां जाते हैं, रीवैल्यूएशन के डेबिट या क्रेडिट में, बराबर कि नहीं। अब सुनो एक मिनट ध्यान दो, अब तुमको यहां पे दिमाग चलाना नहीं है, तुमको सिर्फ क्रॉस इफेक्ट करने, क्या करने, देखो इधर अब हाथों ये फर्नीचर गया ना, दुकान से गया ना, इसको हाथ पर क्लोज कर दो, यानी काम ही नहीं अपने को, यहाँ पे उसका नंबर आ गया, क्लोज कर दो, एक लकीर खींचो। कौन से साइड की अमाउंट बड़ी आई, देखो जो साइड की अमाउंट बड़ी आएंगी वो लिखना, डेबिट तो डेबिट की, क्रेडिट तो क्रेडिट की, अपोजिट साइड की अमाउंट माइनस करना डिफरेंस के द्वारा। ये 5,000 रुपए जो डिफरेंस अमाउंट आया ना बेटा, ये रीवैल्यूएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देना। देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे रीवैल्यूएशन का नाम चेंज है, आज क्या है, तो यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट लिख रहा हूं, क्योंकि जो नाम से आपने लेजर बनाया हुआ है ऊपर, पोस्टिंग भी आपको वो नाम से करनी है। अब हाथ तो हाथ क्रॉस इफेक्ट करना, क्या करना, क्रॉस इफेक्ट्स। अब बताइए आपने प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट आपने कहां लिखा, फर्नीचर क्रेडिट में, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट में, अपोजिट नेम कहां से आ रहा, वो कहां से आ रहा ये बैलेंस, फर्नीचर से, तो यहां लिखो टू फर्नीचर अकाउंट 5,000 रुपया, खत्म विषय। अब आप देखो 45 वाला फर्नीचर 40 में बेचा, तो 5 का नुकसान आया ना, लॉस, लॉसेस ऑलवेज हैव कौन सा बैलेंस, डेबिट बैलेंस। आप जब टेक्स्ट बुक से पढ़ोगे ना तो बहुत कंफ्यूजन वाला पार्ट है, पूछो क्यों, क्योंकि टेक्स्ट बुक में ये एक्स्ट्रा वर्किंग नहीं करवाए ना, तो कौन सा इफेक्ट कहां से होता ये समझ में नहीं आता। आपको समझाने के लिए मैं एक्स्ट्रा ये लेजर बनवा के दे रहा हूं, ये टेक्स्ट बुक में नहीं है आपके कोई, समझा क्या आपको क्लियर। तो कैसे किसका बैलेंस क्या आया समझा आपको। अब आप देखो, अगर ये फर्नीचर अकाउंट आपके सामने अपीयर नहीं रहा, सपोज अज्यूम करो, तो आप देखो ये वाला बैलेंस कहां से आया, तुमको जाती है तकलीफ, और वो एसेट में से वो इफेक्ट कहां करे, ओपनिंग बैलेंस उसका 45,000 का, वो भी नहीं आता। यहां पे जो है सब इफेक्ट हो रहे, एक भी छोड़ रहे नहीं। आगे बढ़ू, हाँ, अब दूसरी एसेट पकड़ो, कौन सी है, एसेट नंबर 2, प्लांट एंड मशीनरी लेके आओ न्यू बैलेंस शीट में। अब बताओ फर्नीचर का बैलेंस हम न्यू बैलेंस शीट में क्यों नहीं लेके आए, समझा, प्लांट एंड मशीनरी लेके आओ। अब देखो प्लांट एंड मशीनरी के लिए कुछ बोला है क्या उसने, क्या बोला है, अप्रिशिएट हुई कि डेप्रिशिएट, डेप्रिशिएट हुई ना। अब प्लांट एंड मशीनरी बुक वैल्यू कितनी है, क्वेश्चन सामने रखो, अरे बुक वैल्यू कितनी है, देखो 1 लाख है, और न्यू वैल्यू कितनी है, 20,000 से कम हो गया। डेप्रीसिएशन क्या करता, एसेट की वैल्यू कम करता, तो न्यू वैल्यू हुई, आपको रीवैल्यूड अमाउंट दी है 80,000 रुपए, न्यू वैल्यू में देखना, कंपेयर करना कि कम है कि बड़ी है,
अब बताओ एसेट की वैल्यू कम होना अच्छी बात है बुरी बात है? तो क्या करूं? प्रॉफिट की लॉस, लॉसेस ऑलवेज हैव, तो प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट के डेबिट साइड में लिखो टू कौन सी एसेट गई? प्लांट एंड मशीनरी। होपफुली आपको समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट बिल्डिंग लेके आओ, न्यू एसेट्स। अब बिल्डिंग के ऊपर कुछ बोला है क्या उसने? बिल्डिंग की बुक वैल्यू शो कराओ कितनी है? 1.5 लाख। मैं बार बार क्वेश्चन डिस्प्ले नहीं कर पाऊंगा। हाँ, क्या हुआ है? अप्रीशिएट हुआ है, बड़ा हुआ है, कम हुआ है? बढ़ गई ना? तो न्यू वैल्यू हो गई 1,70,000। अब बताओ एसेट की वैल्यू बढ़ना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है ना, प्रॉफिट हुआ ना बिजनेस को। तो प्रॉफिट, ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट कहाँ था? प्रॉफिट और एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में लेके आओ। यहाँ पे कौन सी एसेट बढ़ी? तो यहाँ पे वो बिल्डिंग के नाम से पोस्टिंग होंगी 20 से ना। नेक्स्ट थर्ड नंबर हो गया एसेट। फोर्थ नंबर लेके आओ, कौन सी है? बिल रिसीवेबल। कोई चेंज है? नो चेंज। डायरेक्ट आउटर सबसे चिल्लर टॉपिक है, अगर सबको समझ में आया तो ये। और कुछ बच्चों को इससे खौफ है टॉपिक से, आप पूछो अपने फ्रेंड्स से। सबसे हार्ड उनको एनपीओ और एडमिशन लगता नहीं। एडमिशन बोलते हैं, भले ऐसा नहीं आता कुछ नहीं उनको, लेकिन एक आधा एग्जांपल देखे उनको। आगे सन्ड्री डेटर्स, तो नाम दिया, क्या दिया है? सन्ड्री डेटर दिया कि डेटर दिया था नाम? आप जो नाम दिया है वो लिख के आना। अब सन्ड्री डेटर्स मार्केट्स में उधारी कितनी बढ़ी हुई थी इनकी कस्टमर से? 30, लेकिन 2,000 रुपए की अपन ने आरडीडी मेंटेन की है। देख भावेश, अब आरडीडी क्या है मेरा? एक्सपेक्टेड लॉस। अब लॉस एक्चुअल हो या एक्सपेक्टेड हो, इससे मेरे मार्केट में डेटर कम होते हैं तो माइनस करो। अब बताओ ये आरडीडी का दूसरा इफेक्ट कहां करूंगा? प्रॉफिट हो कि लॉस हो? बताओ। डेटा कम होना बुरी बात है ना, कोई भी एसेट कम होना बुरी बात है। तो क्या है अपना? लॉस। अब लॉस कहां आएगा बोलो बच्चों लोग? प्रॉफिट और एडजस्टमेंट के डेबिट में। अब यहां पे डेटर के नाम पे बिल नहीं फाड़ना, आरडीडी के नाम से। काम ऐसा करो यहां पे डिस्टर्बेंस ना हो। ₹2,000 ना। अब यहां पे डेटर के नाम से क्यों नहीं लिखा समझा आपको? अगर बर्थडे पाएंगा तो लिखना। आगे कैश इन हैंड, क्या है मेरी? अब कैश इन हैंड का लेजर बैलेंस खुला हुआ है कैश अकाउंट, उसमें लेके आना। अब कैश के अकाउंट में कैश के नाम से कभी पोस्टिंग होती? उसकी जगह लिखना टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ओपनिंग बैलेंस बोलते। अब डेबिट में क्यों लिख रहा हूं समझा? एसेट है मेरी। नेक्स्ट स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक है मेरा, न्यू बैलेंस शीट में उतारो डायरेक्ट। कितना है अमाउंट? 15,000। ओके, नेक्स्ट क्या है? एसेट खत्म हो गया, पूरा माल खत्म। एसेट पूरा माल खत्म, जिसकी एडजस्टमेंट में सटा था मैंने सटा दिया। ये एसेट का पूरा माल खत्म हो गया। अब एडजस्टमेंट नंबर कौन कौन से सटा दिया आपने? देखो, अपने प्लांट एंड मशीनरी का क्लियर कर दिया, फर्नीचर का भी हो गया, आरडीडी भी हो गया और बिल्डिंग का भी हो गया। डिस्काउंट ऑन क्रेडिट बाकी है ना, लायबिलिटी में आएगा ना ये तो। चलो अब लायबिलिटी खाली करेंगे। पहला है सागर कैपिटल। अब पूरी फर्स्ट पार्टी लायबिलिटी ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करोगे। ओके, अब लायबिलिटी कोई भी रहे, इंटरनल या एक्सटर्नल, ऑलवेज हैव कौन सी? बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो पूरी लायबिलिटी क्रेडिट में आएंगी। तो अब सागर का कैपिटल जो है ना, सागर के लेजर अकाउंट में ट्रांसफर करो बाय। अब बताओ सागर की कैपिटल अकाउंट में सागर के नाम से पोस्टिंग होगी क्या? उसकी जगह लेना बैलेंस ब्रॉट डाउन। अब क्रेडिट में क्यों लिख रहा हूं समझा आपको? लायबिलिटी है, कितना अमाउंट है? 1.5 लाख रुपए। अब यश का कैपिटल का बैलेंस यश के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करो बाय बैलेंस
ब्रॉट डाउन कितना, 2 लाख रुपए। ये कहां से उठा रहे, पूरी बैलेंस शीट खाली कर रहे पहले हम। नेक्स्ट क्या है बोलो, रिजर्व फंड्स। अब रिजर्व फंड ओल्ड रेशो से बांटो। ए यहां रिकॉर्डिंग चल रही है, बीएफ। अब रिजर्व फंड ओल्ड रेशो से बांटो। अब 9,000 रुपए 1:2 से बांटना है। बांटना कैसे मालूम है, 1:2। पहले प्लस करना 3, उससे डिवाइड करना, तो एक हिस्सा मिलेगा 3,000 का, फिर उन्हीं रेशो से मल्टीप्लाई करो, तो एक केस से में आएगा 3, एक केस से में आएगा 6। ये हिस्सा बांटना मैंने प्रीवियस सेशन में 4 या 5 बार किया था, और चारों में 5 बार मैंने आपको डिटेल में समझाया हुआ है। ठीक है, इससे 3 स्टेप में बटते हैं, प्लस, डिवाइड, मल्टीप्लाई। अब बताओ सागर के हिस्से में 3 आएगा। लायबिलिटी कोई भी रहे, ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस। तो सागर के पास लिखो बाय, नाम क्या दिया क्वेश्चन में, तो जो नाम दिया वो लिख के आना। कभी जनरल रिजर्व आएगा, कभी रिजर्व फंड आएगा। है इसका मतलब क्या, रिटेन प्रॉफिट, जमा किया प्रॉफिट है ये 3। और इसके हिस्से में कितना आएगा, यश के हिस्से में 6। क्या लिख रहा मैं भी, रिजर्व फंड। नेक्स्ट सन्ड्री क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर पूरी उठाओ, एक्सटर्नल लायबिलिटी पूरी, इंटरनल लायबिलिटी होगी पूरी, मालक का पैसा हो गया, इन्वेस्टमेंट पूरा। अब जाएंगे एक्सटर्नल लायबिलिटी। अच्छा देखो, आज करंट डे का प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट नहीं दिया हुआ है, तो वो कैपिटल में ऑलरेडी एडेड है। क्या है वो, हाँ कल दिया था ना एग्जाम्पल में, पीएनएल के नाम से बैलेंस, याद करो। हाँ अब लायबिलिटी पूरी लेके आओ, एक्सटर्नल लायबिलिटी पूरी लेके आओ कहाँ पे, न्यू बैलेंस शीट में, लायबिलिटीज में 3-4 लाइन ऊपर छोड़ना पहले, 1 2 3 4 5 6 7। हाँ लिखो यहाँ पे, नाम क्या दिया है, सन्ड्री क्रेडिटर्स, नाम जो दिया है वही लिखना। अब सन्ड्री क्रेडिटर के ऊपर एडजस्टमेंट है, इसलिए इनर कॉलम कर रहा हूं मैं। मार्केट में 11,000 रुपए मैंने उधारी ली थी, दुकान ने देनी बाकी थी उनको। अब सप्लायर उनको 1,000 रुपए डिस्काउंट दे रहा है। डिस्काउंट देने से क्रेडिटर कम होते ना, तो पहला इफेक्ट डिस्काउंट माइनस करो यहां से, तो रहा कितना फिर 10,000 रुपए। अब लायबिलिटी कम होना अच्छी बात है बुरी बात है, अच्छी बात है ना, कर्जा कम हो गया ना, तो क्या हुआ, लॉस की प्रॉफिट, प्रॉफिट ऑलवेज है कौन सा बैलेंस, तो ऑल टाइप ऑफ प्रॉफिट जाएंगे प्रॉफिट लॉस एडजस्टमेंट के क्रेडिट साइड में। अब कौन सी लायबिलिटी की वजह से प्रॉफिट हुआ है, तो यहां पे वो लायबिलिटी का नाम आएगा सन्ड्री क्रेडिटर। कितना अमाउंट है, 1,000 रुपए। गॉट इट क्लियर, एक मिनट का। हाँ अब नेक्स्ट लायबिलिटी कौन सी है, लोन टेकन फ्रॉम शिव। अब शिव से लो या पार्वती से लो, बाहर वाले ना सब दुकान के मालिक थोड़ी ना ये, तो क्या होगा बोलो, लायबिलिटी में। तो दैट इज एक्सटर्नल पार्टी, ओके, इन द बिजनेस। सो ये आएगा एक्सटर्नल लायबिलिटी डाल दो इसको, लोन फ्रॉम शिव। अब इसके ऊपर कुछ एडजस्टमेंट है क्या, 20,000 रुपए। शिव एक आदमी है, ओके, हाँ मैं लॉर्ड शिवा की बात नहीं कर रहा हूं, ओके, तो प्लीज इसको धार्मिक ना लिया जाए। आगे, हाँ बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट भी क्या है, एक्सटर्नल लायबिलिटी। न्यू बैलेंस शीट में लेके आ जाओ। ये कहां से उठा रहा हूं, ओल्ड बैलेंस शीट से। अमाउंट बोलो। नेक्स्ट, वर्कमैन कंपनसेशन फंड भी ऑल्सो टाइप ऑफ एक्सटर्नल लायबिलिटी, लेके आओ। वर्क्समैन, हाँ बोलो। नहीं, ये एक्चुअली क्या है, ये फंड कभी कभी कोई बिजनेस में कंपल्सरी होता है, लेबर एक्ट कहता है। जब कंपनी, जब दुकान लास्ट में बंद होगी ना,
तब ये जितना बचा रहेगा उस दिन से तीनों को बटेगा फिर वो अभी तक के। लेकिन ये जो पैसा है अब देखो दोनों ने कंट्रीब्यूट किया है तो ओनर भी तो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है ना। नहीं, क्योंकि ये रिजॉल्व नहीं कर सकते हम। पूछो क्यों? बिजनेस कंटिन्यूटी में चल रहा है अभी, इसलिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड तब भी डिसॉल्व होता है जब दुकान बंद होती है। दो पार्टनर का मानता हूं तो अभी देखो ये अभी 15,000 रुपए है, जरूरी है कि लास्ट तक 15 ही बचेगा, हो सकता बचे ही नहीं। पूछो क्यों? क्योंकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड जो है वो वर्कर के कुछ अनहोनी होने पर उनको दिया जाता है, तो ये बचेगा नहीं बचेगा सर्टन थोड़ी ना कुछ, समझा? इसलिए ये जो है हम बांट नहीं रहे ओनर्स को। कितना है अमाउंट? अगर यही मैं आपको डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कराता था तो तब यही जो है वर्कमैन कंपनसेशन मैं ओनर्स के कैपिटल अकाउंट में रिफ्लेक्ट करता था तुमको। ओल्ड पार्ट यानी ओल्ड नहीं, सभी ओल्ड थे उसमें तो। हाँ समझा आपको? क्लियर? आगे बढ़ू? आगे हो गया एडजस्ट, बैलेंस शीट खाली हो गई। अब देखो एडजस्टमेंट के दो इफेक्ट ये कि नहीं सबके, सुनो। अब एडजस्टमेंट नंबर कौन सी खत्म हो गई? डिस्काउंट खत्म हो गई। अब बाकी दो एडजस्टमेंट है, तीन। एक तो कैपिटल आ रहा है न्यू पार्टनर, दूसरा आ रहा है गुडविल आ रहा है, बराबर कि नहीं, और तीसरा है कैपिटल एडजस्टमेंट। तो ये जो है इसका एक अलग से सेशन लेंगे हम, अभी मैं आपको फिलहाल नहीं कराऊंगा इसको। यानी आज का जो क्वेश्चन है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, क्योंकि सब इतना बड़ा लेंथी पोर्शन नहीं करते। हाँ समझा दिया है मैंने क्या करना है, लेकिन परफॉर्म करना है अगले सेशन में। इसके पहले हम लोग पहले दो एंट्री मार लेते हैं, एक कैपिटल लाने की और गुडविल का पैसा आने की। चलो हाँ, सबसे पहले यहाँ पे ओल्ड पार्टनर न्यू पार्टनर जो है वो बिजनेस को कैपिटल दे रहा है, तो एंट्री क्या होंगी बोलो? बाय कैश टू आदित्यस कैपिटल। अभी रोज एंट्री कर रही है तो पहले कर दो इफेक्ट। कैश के डेबिट में अपोजिट नेम, टू आदित्यस कैपिटल। कितना अमाउंट है? 1,20,000। और आदित्यस कैपिटल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश अकाउंट। कौन बोला? बैलेंस। बेटा न्यू पार्टनर कैपिटल ला रहा है, उसका बैलेंस कहां से आएगा? पहले से ही। कितने एग्जाम्पल हो गए अभी तक? दो हो गए ना, दोनों में यही तो एंट्री करवाई है मैंने। क्या हो गया? पीछे पलटा ना। न्यू पार्टनर का अकाउंट में कभी बैलेंस दिखता क्या? न्यू पार्टनर कहां से आया अभी तक के? अभी तो आ रहा, वो एंटर हो रहा। 1,20,000 नोटा लाएंगा तो एंटर होगा ना, फुकट में उसको एंटर करेंगे क्या? ओके। अब न्यू पार्टनर फर्म को 45,000 रुपए गुडविल का दे रहा, तो इसकी एंट्री क्या बनेगी बोलो? बाय कैश टू गुडविल। दो इफेक्ट करो। अरे 2 दिन से एंट्री मार रहा हूं, वही मैं जो नया पार्ट है मैं खुद रुकता, जो रेगुलर पार्ट है वही डबल नहीं करूंगा मैं आपको। तो कैश के अपोजिट साइड में, डेबिट साइड में अपोजिट नेम लिखो गुडविल अकाउंट 45,000 रुपए, और गुडविल के क्रेडिट साइड में अपोजिट नेम बाय कैश। क्या ये एंट्रीज में आपको दिक्कत है कोई? डन। अब एडजस्टमेंट नंबर देखते हैं कौन कौन सी बाकी है। अब एडजस्टमेंट 1 के दो इफेक्ट हो गए, ये 2 के, ये 3 के भी हो गए, 4 के भी हो गए, 5 के भी हो गए, सब हो गए। सब एडजस्टमेंट नंबर 7 बाकी है। अब देखते टाइम है क्या मेरे पास? नहीं, सेशन अभी लंबा गया है। अब इसको क्लोज करना और ये न्यू पार्टनर का कैपिटल अकाउंट कैसे एडजस्ट करना है, इसका पार्ट अगले सेशन में डिस्कस करके आपको क्लोज करवाएंगे। ठीक है? क्लियर? न्यू रेशियो का यहाँ पे काम है। न्यू रेशियो में निकाल के दिया हूँ ऑलरेडी। सब एडजस्ट कैसे करना है वो मैं आपको सिखा दूंगा, और इसको कैसे क्लोज किया जाता है वो। हैव अ नाइस डे, टेक केयर।